अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्थी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज जी के साथ और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पे। बाकी जानकारी आपको ये देंगे दिन कौन सा है और टाइम क्या हुआ है। आज वैसे तो मेरा बड़ा जी चाह रहा था कि आज जो इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जो हालात हुए हैं पिछले दिनों उस पर थोड़ी सी बात की जाए, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने कहा नहीं, हीमोफीलिया पे बात की जाएगी। ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और चूँकि बच्चों के बारे में है तो मैंने भी सोचा कि बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत हम बात ज़रूर करेंगे। ये पिछले दिनों इतनी यहाँ कहते हैं यहाँ भी होगी ये बर्फबारी, यार ना हो, तो मैंने तो अपनी गाड़ी अंदर रख दी है। आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा और ज़्यादा बिला वजह घर से बाहर मत निकलिएगा, क्योंकि बड़ी हैवी चीज़ें आ रही हैं ऊपर से आजकल। खैर चलें, ये तो बातें होती रहेंगी और इस तरह की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे और जो कुछ हो रहा है ये मुनासिब नहीं है, बहुत ही गैर मुनासिब है। अल्लाह ताला अपना फजल करम जारी रखे और हम सबको अल्लाह ताला अपने अजाब से बचाए, और अजाब आने की वजह भी शायद हमारे अपने आमाल होते हैं, याद रखिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं? कुछ ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही मुझे, या मेरी आँखें ठीक हैं? ठीक है। और आज आप टॉपिक का कह रहे थे ना, बिल्कुल डे मनाया गया है। आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया। ये बिल्कुल ये टॉपिक्स या मैं हमेशा कहता हूँ यही लोग देते हैं, बाकी काम मेरा होता है इनको इस पे बात करवाना। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक हैं? आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मतलब जॉगिंग करके आ रहे हैं शायद। नहीं सर, जॉगिंग क्या करनी है, जॉगिंग तो होती रहती है 24 घंटे। और आपको पता है जब आप आपका इशारा किस तरह 24 घंटे वो नहीं पाए साहब, खुल के बोला करो ना, ये घर थोड़ी है आपका। हाँ ये बर्बाद है, घर जाना है आप। हाँ हम सब ने घर जाना है और आखिर घर जाना है। जी सर, आज टॉपिक जो दिया गया है, टॉपिक आज हीमोफीलिया और सैटरडे तक का दिन 9 बजे रात को आपके सामने हाजिर। और जुड़े रहिएगा क्योंकि हम फीमेल की बात करने जा रहे हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि फीमेल मॉस्किटो जो है वो कैरियर होता है और वो मुसीबत का बायस बनता है। मलेरिया भी उसी से होता है, फीमेल से। डेंगू भी उसी होता है, चिकनगुनिया भी उसी से होता है। अब ये हीमोफीलिया भी जो है ये भी कैरियर जो है वो फीमेल है और ये मेल को होता है। अच्छा, ये भी नहीं समझे मेल को क्या क्या मतलब, खुल के बोले। खुद अल्लाह खैर करे। खैर ये बीमारी ऐसी है, इसमें हंसने वैसे हम हंसी आ गई, लेकिन हीमोफीलिया समझ लीजिए ब्लड कैंसर है एक किस्म का। और फिर ये क्योंकि फीमेल इसको कैरियर होती है, लेके चलती है, और ये मेल में होता है एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर तो वो मुतासर होते हैं। तो मज़ीद फिर हम आपको डिटेल आगे बताते हैं। हाँ अच्छा, ये भी यानी मच्छर के थ्रू ही एक सिलसिला है? नहीं मच्छर के थ्रू नहीं है। हम मच्छर क्या क्या करते हैं, एक मच्छर सारा आदमी को क्या छोड़ दे। नहीं, मेरा मतलब ये था कि देखिए वो भी फीमेल की वजह से होता है। फीमेल का कितना जोर है आप ये देखिए। अच्छा, आज कुछ आज ये कहना यहाँ से क्या प्रोग्राम है, कहाँ कहीं और जा रहे हैं मुझे लगता है, तो है नहीं आओ चले बात करते हैं। डॉक्टर साहब आज आपके साथ नहीं जाएंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। ये जो बीमारी आपने कहा कि ये मोस्टली बच्चों में होती है, ऐसा ही है ना कुछ? जी। तो ये क्या मतलब मदर से इनहेरिट होती है या मतलब ये कि पैदाइश के बाद कोई ऐसी वजह हो जाती है? तो इसको डिटेल करें क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बच्चों में इसलिए कहा जाता है हीमोफीलिया का मतलब ये होता है खून का ना जमना। अक्सर आपने देखा होगा ये चीज़ें जो हैं ये जेनेटिक्स में होती हैं, मौरूसी बीमारी है और इसमें खून नहीं जमता। और ये चीज़ें उस वक्त पता चलती हैं जैसे अगर बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड जब पैदाइश के बाद काटा जाता है या कोई ज़ख़म हो जाए या कोई ऑपरेशन हो तो उसके बाद खून निकलता रहे और जमे नहीं। क्योंकि हमारा नॉर्मल अल्लाह ताला ने खून के अंदर कुछ ब्लीडिंग के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। वो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है और खून को जमने में मदद देती है। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर उसमें फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 जो है वो डेफिशिएंसी होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ये मौरूसी बीमारी है। सबसे पहले तो
तो ज़्यादातर मेजॉरिटी के आपके एक से एक्स रेसेसिव डोमिनेंट डिजीज़ है, सॉरी डोमिनेंट एक्स रेसेसिव डिजीज़ है क्रोमोसोम्स की। उसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ मेल्स में होती है। फीमेल्स जो हैं वो उसमें करियर होती हैं, फीमेल करियर इस तरह से होती हैं कि अगर किसी के बाप में ये बीमारी है, वो बच्चा जिसको हीमोफीलिया है, उसकी शादी होती है, फिर उसकी बेटी के अंदर ये चीज़ चली जाती है, तो उस बेटी में तो हीमोफीलिया नहीं होगा, लेकिन बेटी से जो बच्चा होगा तो उसके अंदर जो है वो हीमोफीलिया हो सकता है। तो ये इस तरह से वो करियर बनती है। और फिर इसमें से हर कहा जाता है कि 10,000 में से एक बच्चा जो है वो हीमोफीलिया का शिकार है। और टोटल पाकिस्तान में अगर स्टैटिस्टिक देखी जाती है तो 25,000 के करीब जो हैं वो लोग इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं हीमोफीलिया जैसी डिजीज़ में। अच्छा, इसकी दूसरी जो टाइप होती है वो एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि जो पैदाइशी नहीं होती, पैदा होने के बाद किसी भी वजह से होती है, उसमें किसी भी किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़, बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम्स में। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जब अपने ही मदाफ़ती सिस्टम जो है वो जिस्म को डैमेज करना शुरू कर देता है। और दूसरा प्रेगनेंसी में या फिर कैंसर, इसी तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड जो है हीमोफीलिया होता है, यानी पैदाइश के बाद। तो ये दो इसकी टाइप्स होती हैं। और उसके बाद जो है इसका, जैसे मैंने बताया, फीमेल में नहीं होता, मेल्स में होता है। मेल्स में और मौरूसी होता है तो ज़ाहिर है बचपन से ही होता है। तो ये है इसकी थोड़ी सी डिटेल जो ब्रीफली मैंने आप तक पहुंचाई। ओह, अच्छा 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 अच्छा, दैट्स व्हाट यू मीन बाय मेल। हाँ, कि मतलब ये मर्दों में ही होती है। जी, हाँ, एक्स क्रोमोसोम मर्दों में ही होते हैं ना, अच्छा। औरत में तो एक्स वाई होते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अब आती है बात कि बाय बर्थ ज़्यादा इसका है कि मतलब पेरेंट्स मदर से ही होता है मतलब। और ये बड़ी कमाल की बात है कि मतलब अगर बाय बर्थ औरत को है तो औरत को कोई इतना नहीं, लेकिन औरत से ट्रांसफ़र होकर उसके अपने बच्चों में, फिर हो सकता है उसके अपने बच्चों में, और वो भी जेंडर मेल होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। ऐसा ही है ना सर कुछ? जी, और ये जिक्र जैसे किया कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं 8 और 9 जिस पे ये मतलब जिसकी वजह से ये जो क्लॉट होता है, मतलब जो जमने का सलाहियत होती है खून में रुक जाने की। वाह वाह वाह। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर है कि उसे आपने देखा ना कि ब्लीडिंग रुक जाती है, Yes, sir. जम जाती है। नो डाउट। तो वो एक तो ये रुकती नहीं है। अच्छा अच्छा। और ये बचपन से ही पता चल जाता है, बच्चा पैदा होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, वो जो नाड़वा जिसे कहते हैं, माँ से जो जुड़ा हुआ होता है, तो उसको जब कट किया जाता है तो उसी वक्त ही पता चल जाता है कि बच्चे की अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो बच्चे को हीमोफीलिया है। तो मतलब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। उसी वक्त पता चल जाए। या फिर यह सर्कमसिजन किया जाए, अगर मेल्स में बच्चों को बेबी बॉय है तो ज़ाहिर है उसको सर्कमसिजन भी होगा। तो और सर्कमसिजन में यह है कि कभी कभी ऐसा होता है माँ बाप छुपा लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के वक्त में उन्होंने कट किया, उन्होंने छुपा लिया, तो बच्चा बड़ा होता चला गया, उन्होंने ज़ाहिर सर्कमसिजन नहीं कराएंगे। सर्कमसिजन नहीं कराएंगे तो कभी ऐसा हो जाता है तो वो छुपाते हैं। अब ये से छुपाना नहीं चाहिए। और ज़ाहिर है कि इसके फिर मज़ीद फिर आगे अब डिफरेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में और इसके ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। लेकिन ये है इसके फैक्टर्स जो हैं वो अक्सर परचेज़ करके लोग रख लेते हैं, लेकिन इसमें NGOs और हमारे फ्लाई अदारे जो हैं बहुत एक्टिवली काम करते हैं। गवर्नमेंट्स में भी ऐसा काम हो रहा है, लेकिन फ्लाई अदारे बहुत बड़े पैमाने पे इसको करते हैं। वो फैमिलीज़ हैं जिनके अपनी फैमिली में अगर कोई इफेक्ट हुआ, फिर उन्होंने मिलकर एक सोसाइटी बनाई और उसके बाद टोटल उन्होंने इसको फोकस किया और उसके बाद उन्होंने अखराजात पूरे उठाते। हमारे कराची में भी बहुत बड़ा अदारा है और वो भी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और इस पर लाखों रुपए खर्च होता है। Exactly. और ज़ाहिर है कि फिर इसीलिए कहा जाता है कि जब कंपेन चलाई जाती है कि डिफरेंट फातमीज़ और हुसैनी ब्लड बैंक के थ्रू कि आप ना ब्लड अरेंज करने के लिए ज़ाहिर कैंप्स लगाए जाते हैं, तो उसमें हमारे यंगस्टर्स को बहुत पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका वो डिस्टर्ब होता है, तो इसके 2 टेस्ट होते हैं, AP और PT और APTT। PT और APTT। अच्छा। तो टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर, फॉर एग्जांपल जो खासकर सर्कमसिजन करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको ये चाहिए कि पहले बच्चे का PT और APTT टेस्ट करवा ले, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि खुदा न खास्ता इस बच्चे में हीमोफीलिया का कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा। अगर हो Sorry. तो जाहिर है कि फिर वो उसकी एहतियात करेगा, जाहिर है कि उसके
जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेज होने से पहले उन चीज़ों को बचाने की कोशिश करेगा ना डॉक्टर। बिल्कुल सही। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं सरकमसिजन एकदम कर देते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जो सबसे पहली बात आती है क्लॉटिंग, यानी एक अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है। वाकई जब हम ब्लड देते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो ब्लड रुक जाता है। जी जी। वो ना रुके तो क्या आलम होती है। ये वो लोग हैं जो इफेक्टिव हैं, जिनका ब्लड रुकता नहीं। अगर एक बार अगर खुदा न खासा अगर उनका ब्लड लिया गया, कहीं भी कुछ भी लगा अगर, तो ब्लड रुकता नहीं है इनका। चोट लग जाए जो फॉर I एग्जांपल, mean, खुदा न खासा कि ऐसे लोगों को माँ बाप को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। बच्चे जो है खेल कूद में इनको ऐसी जगहों से परहेज़ किया जाता है कि अनइवन सरफेस है, टेबल ऐसी है, जो छोटे बच्चे होते हैं खेल कूद में उनको जब वो खेल रहे होते हैं चोट अगर लग जाए तो बहुत मसला हो सकता है। नक्सीर अक्सर बच्चों की फूट जाती है, आपने देखा होगा, तो वो रुकती नहीं है, बार बार उनको नक्सीर फूटती है, तो डॉक्टर को चेक कराने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि माँ बाप को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, और ये हम एक्चुअली हमें बीमारियों की जानकारी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी ना होने के बराबर है, मैं समझता हूँ। हेमोफीलिया, अभी देखिए हम बोल देते हैं इसको, ब्लड कैंसर भी कहते हैं, बच्चों के कहते हैं, लेकिन इसके पीछे देखें आप, यानी अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर ये माँ बाप थोड़ी सी एहतियात कर लें, रियली इतनी बड़ी उस वक्त नहीं है, तो क्या है कि अगर बता दें और ख्याल रखें तो आगे जाके जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उस वक्त बहुत देर हो जाती है, चीज़ें हो नहीं पाती बाद में। तो खुदा के वास्ते अगर ऐसा कुछ होता है, अल्लाह ना करे अव्वल तो हो कहीं भी किसी भी घर में किसी भी बच्चे को, पैदाइशी बच्चे को, लेकिन ये तो भाई अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, अगर है तो उसको आप एक्सेप्ट करें और फिर इमीडिएटली आप उसका इलाज करना शुरू कर दें ताकि वो चीज़ वहीं रुक जाए, वरना बाद में इतनी देर हो जाती है कि कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ये नो डाउट माँ बाप सॉरी छुपाते हैं, जो माँ बाप, इवन जो डॉक्टर भी हैं, वो बगैर सोचे समझे अगर सिजेरियन करने बैठ जाते हैं, तो ये मतलब ये किसका कसूर होता है? ये माँ बाप का है या डॉक्टर्स का है, ये कौन है? क्यों नहीं बताते माँ बाप? आखिर व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड है? बड़े होके भी तो अज़ाब में आना ही है ना, मुश्किल में आना, सॉरी बड़े होके भी तो मुश्किल में आना है ना। क्या ही अच्छा है कि हम ये चीज़ें हम अपने मुल्क में कब डेवलप करेंगे और कौन करेगा? जी जी, असल में होता ये छुपाने की वजह ये भी होती है लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको इतना पता नहीं होता कि आगे जाके ये इतनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इवन कि इसमें डेथ भी हो सकती है। उन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, वो सोचते हैं शायद उम्र के साथ ये ठीक हो जाए। एक तो रीज़न ये है, और सबसे पहले कि आम आदमी को भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारी बॉडी में कोई भी कट लगता है, या नॉर्मली जब सर्जरी होती है तो आपको तो नहीं पता चलता, लेकिन कोई कट लगे, कोई वूंड हो, तो उस वक्त अगर आपका ब्लीडिंग हो तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम अगर 2 से 7 मिनट होता है। अगर 2 से 7 मिनट से ज़्यादा आपका कहीं से भी खून निकलता है और वो बहना बंद नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप लोगों को जाके डॉक्टर से चेकअप करवाना होता है। तो उसमें फिर डॉक्टर जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और थ्रोम्बिन है, तो इन तरह के टेस्ट होते हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्टर्स को देखा जाता है। खैर वो तो बात की बात है। पहले शुरू में इस बीमारी को, जैसे आपने कहा, इसको जो है रॉयल फैमिली की बीमारी कहा जाता था, रॉयल डिजीज़। उसकी वजह ये होती थी कि मलका विक्टोरिया जो थी उसको भी ये प्रॉब्लम था। उनके यहाँ ये होता था रॉयल फैमिली में कि जब शादियाँ होती थी वो सिर्फ अपनी ही फैमिलीज़ में करते थे, बाहर शादियाँ नहीं करते थे। इसीलिए फिर वहाँ पर नस्ल दर नस्ल जो है वो हीमोफीलिया रहा, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद फिर 1989 से जो है वो इस डे को मनाना शुरू किया गया 17 अप्रैल को, और इसमें जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी जाती है कि तकरीबन जितनी भी दुनिया है उसमें तमाम लोगों को जो है इसके बारे में अवेयरनेस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके पैगाम पहुँचे कि हेमोफीलिया क्या होता है, हर औरत हर मर्द को। तो अब जो लोग छुपाते हैं या जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है वो यही सोचते होंगे कि इतनी सिवियरिटी नहीं है, लेकिन ये इतना सिवियर है कि जैसा मैंने आपसे बताया कि अगर इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी इसमें हो सकती है। अक्सर ये होता है कि एक तो खून नहीं जमता, दूसरा ये है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो आपके जोड़ों में जो है वो ब्लीड हो जाता है, आपके जोड़ जो है वो सूजे हुए रहेंगे, मसल्स जो हैं वो आपके टाइट रहेंगे, स्पेशली कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़। ये ख़ास जो है वो 2 जोड़ हैं जिसके अंदर आपको सूजन रहेगी, टाइटनेस रहेगी, और अगर बाज़ लोगों को इस पर नील भी पड़ जाते हैं, ये भी एक इसकी अलामात में से एक अलामत है। माशाअल्लाह। देखिए कोशिश वीनस चैनल की और हमारे इस प्रोग्राम की यही है कि आपको जानकारी दी जाए। तो यहाँ एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा मत। देखिए प्लीज़
बीमारी कोई भी ऐसी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, लेकिन शर्त यह है कि उसको वक्त बर इमीडिएटली फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत प्लीज़। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हेमोफीलिया की। देखिए, बीमारी कोई भी जानलेवा नहीं होती। शर्त यह कि आप वक्त पे इमीडिएटली कांटेक्ट करें डॉक्टर से, उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें, उनको दिखाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम हर चीज़ देर से करते हैं। बिल भी आखिरी डेट में भरनी है हमने। खैर, इलेक्ट्रिक का बिल तो होता ही ऐसा कि आखिरी डेट में भी नहीं भरनी चाहिए, लेकिन बीमारी को तो सीरियस लें खुदा के वास्ते। जब आपको पता चल जाता है पैदाइश के वक्त ही कि ये बच्चा या बच्ची वो एवर सो ये इफेक्टिव है, तो उसको फिर प्रोलॉन्ग क्यों कर रहे हैं आप, क्यों डर रहे हैं आप? आगे जाके वही बच्चा या बच्ची बेचारा खुद भी परेशान और आप भी परेशान, और उस वक्त कुछ हो भी नहीं सकता। तो खुदा के वास्ते ऐसी चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने बीमारियाँ हैं दी हुई हैं दुनिया में, लेकिन इलाज भी है उनके। तो प्लीज़ ज़रा ख्याल कीजिएगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत काम हो रहा है वेलफेयर की तरफ से। काश कि हमारी हुकूमत, चूँकि सिंध में है तो हम सिंध की ही बात करेंगे, कि वो भी इन चीज़ों पे तवज्जो दें। बहुत सारे इदारे हैं काम कर रहे हैं, उनसे रब्ता करें। अल्लाह ताला बड़ा एहसान करने वाला है। सर, ये बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत वेलफेयर ट्रस्ट है जो काम कर रहे हैं हेमोफीलिया पे। रियली अक्सर आता है कि भाई वो ब्लड के लिए कोई हम लगा रहे हैं और बच्चों को चाहिए, और ये तो ये गवर्नमेंट कब करेगी सर ये? हालांकि गवर्नमेंट के, एक सेकंड सर, मात्र जिना वगैरह में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, जैसे आप ही लोगों ने जानकारी दी, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव है। जिसमें है जी, कार्डियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कार्डियो में बहुत आगे तक हमारा सिंध जो है उसमें माशाल्लाह, नो डाउट। और फिर इसके अलावा सिविल है, जिना है, और पूरे सिंध में कार्डियो का बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं और बहुत अच्छे पैमाने पर किया जा रहा है। और जैसे हमारे यहाँ साइबर नाइफ आप देखें, दुनिया में 2-3 जगह ही हैं, और पाकिस्तान में है और आपके जिना में है माशाल्लाह। और SIUT की पे कितना SIUT बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन हेमोफीलिया पे यकीनन इसमें गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट का हिस्सा कम है, लेकिन इसमें फ्लाई इदारों का और हमारी जो जिनको प्रॉब्लम होती तो वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और डोनेशंस वो खुद ही कलेक्ट करते हैं, गरीब आदमी के लिए बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना फैक्टर या अपना जो प्लाज्मा है उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आपका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है, वो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए कि उस ब्लड को अरेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली नेगेटिव जो ब्लड हैं। नेगेटिव से मुराद ये है ए बी नेगेटिव हैं, बी नेगेटिव हैं और ए नेगेटिव, इस तरह के जो ब्लड हैं वो रेयर होते हैं और उनका अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें हेल्प वही लोग करते हैं जो ब्लड ड्रॉ कराते हैं। और इसमें अब यकीनन बहुत अवेयरनेस के बाद हमारे जो यंगस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आगे आके जब कभी कैंप लगते हैं तो अपना हिस्सा डालते हैं उसमें। फ्रैंक स्नेबलर, तो ये फ्रैंक जो थे ये 1963 में इन्होंने अपने स्टार्ट किया, मेहनत शुरू की। ये साइंटिस्ट जिनकी डेट ऑफ बर्थ पे ये दिन मनाया जाता है। फ्रैंक स्नेबल जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 17 अप्रैल। तो इस वजह से ये डे बनाया जाता है। और जब वर्ल्ड वाइज WHO ने फिर इसको अनाउंस किया वो 1989 मतलब 89 में, तो ये अवेयरनेस का फिर ये डे मनाया जाता है उनकी बर्थडे पे। बात यह है कि अगर आपके खुदा न खास्ता, हमने जैसे शुरू में कहा, अगर बच्चे ऐसे हैं जिनको खुदा न खास्ता हीमोफीलिया कैरियर हैं फीमेल, और या बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है, उनको एहतियात करनी है। ख़ासकर वो बाइक ना चलाएं, या अगर कहीं सफ़र करना है तो फैमिलीज़ के साथ सफ़र करें। और स्पेशली अगर कहीं एक्सीडेंट होता है
वो लोग जो उस वक्त खड़े होते हैं, अगर देखें कि अगर ब्लड नहीं रुक रहा, तो समझ आइए कि खुदा न खास्ता इसको हीमोफीलिया का मरीज़ है ये। इमरजेंसी में उसको ब्लड को आपने कपड़ा रखना है, साफ़ सुथरा कोई कपड़ा होना चाहिए, और उस जगह को दबा के रखना है, तो ताकि जान बच सके, और फ़ौरन ही आपने एम्बुलेंस को कॉल करना है ताकि उसकी ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। वाह 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 सर, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह तआला आफिया। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये चीज़ें आपको घर बैठे मिल रही है। सोचें आप ज़रा, मकसद यही है कि तकलीफ़ ना हो ना पेशेंट को ना आपको, अगर वक्त पे एक्शन लिया जाए और डॉक्टर से रब्ता किया जाए। और एक बात और आई, माशाअल्लाह, देखिए ये बातें होती हैं शेयरिंग की, जानकारी मिल रही है, ले इसको, इस पर अमल करें तो बेहतरी है। खुदा ना खास्ता अगर कभी कहीं एक्सीडेंट होता है और जितने भी उस वक्त मौजूद होते हैं लोग, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। हम दूसरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं, खुदा के वास्ते जो इफेक्टिव होता है, जो ज़ख्मी होता है, उसकी तरफ जाएँ, उसको देखें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर खुदा ना खास्ता ब्लडिंग हो रही है और नहीं रुक पा रही है तो वहाँ पे कपड़ा रखें। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमारी नज़रें, हमारा जहन, दिल दिमाग इतना गिर गया है कि हम बजाय पेशेंट के या जो उस वक्त मुतासिर होते हैं, लेकिन कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं, बहुत से लोग बहुत इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। अल्लाह उनको अजर दे, और दे भी रहा होता है अल्लाह अजर। ऐसा ही है, ये कौम बहुत बड़ी कौम है दुनिया की, कसम खुदा की बहुत बड़ी कौम है। जब भी तो हमें आपस में मिलकर रहने नहीं दिया जाता, इतनी बड़ी कौम है ये, हम सोच भी नहीं सकते, इतना खौफ है इस कौम से। अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सोच लें कि जो है कल हम भी हो सकते हैं इफेक्टिव, थोड़ी सी सोच की बात है। डॉक्टर साहबा कहाँ खो गई आप? नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें। हाँ, मतलब देखे ना, तकलीफ होती है ना। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। देखिए, मकसद प्रोग्राम्स का कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो रहा है सर, ऐसा ही है ना। मकसद क्या है कि जो देखने वाले हैं, जो आप देख रहे हैं, आप देखें ये जितनी भी एनर्जी है, जितनी बातें आपकी वजह से आ रही है, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक भी क्यों ना हो। वी डैम केयर, हमें इससे कंसर्न ही नहीं होता कि हमारी व्यूअरशिप कितनी है। नहीं, हमारा मकसद ये है कि बेहतरी हो, और होके रहेगी इंशाल्लाह। क्यों नहीं होगी? सच्चाई होगी तो होके रहेगी। तो आप जुड़े, देखें, समझे, और ये आप शेयर करें बातें, आगे बताएं लोगों को। मकसद ये है। सॉरी जी, मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, आपने कहा कि 10,000 में एक इफेक्टिव होता है। हाँ, मतलब एक एस्टिमेटेड जो एक डेटा है हमारे पास, वो यही चलो, है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कम है, लेकिन इवन देन भी ना। और ये बात तो बड़ी सर दिल को छू गई कि यार खुदा ना खासा एक्सीडेंट के वक्त, किसी भी हादसे के वक्त, क्योंकि नोबडी नोज़ ना, पता ही नहीं होता ना कि अब आप देखिए कितनी, अब मेरे भी इल्म में ये बात नहीं थी, फ्रैंकली स्पीकिंग, रियली। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को अजर दे कि आप बैठ के ये बहुत सी चीज़ें मैंने आपकी बातों से सीखी है और जो मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। तो एक्सीडेंट हो गया और खुदा न खासा ऐसा हो गया, 10,000 में एक है, जो बड़ी अच्छी बात है। आप क्या समझती हैं कि जो शुरुआत में अगर मिस कर गए, माँ बाप जो डरते भी हैं, वो कभी कभी जो है ना, डरना भी क्या होता है बेचारे, बस क्या बताएं हम, माँ बाप ऐसा है एक रिश्ता कि इसके बारे में अब कोई भी होता है तो वो यही होता है कि अल्लाह करे यार ये बीमारी ऐसे ख़त्म हो जाए। अब ऐसा ही है ना, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो हालात हैं, तो अगर ये हो जाता है और ये आगे जाके ये अगर निकल आता है, बल्कि मेरे जहन में एक सवाल आया है कि डॉक्टर शबाना से शेयर करें इसको, कि अगर ये हो जाए तो इसके क्या क्या तरीक़ाकार हैं, इलाज क्या हैं। तो डॉक्टर शबाना, मैं यही इसी तरह जा रहा था कि मतलब आप जैसे आपने भी कहा, और ब्लड आपको एवरी नाउ एंड देना ही पड़ता होगा ना, जिस तरह डोनेशन देते हैं आप ब्लड की। तो अब आदमी वैसे तो वेलफेयर के पास चला जाता है बेचारा, क्या करेगा, इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना। अगर आप कहीं प्राइवेट जाएंगे तो क्या कहते हैं आप, इज़ वेरी एक्सपेंसिव। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें थैंक्स करना चाहिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, या जो WHO के अंडर काम करती हैं, जो ये डेज सेलिब्रेट करती हैं। अब जैसे अगर हमने भी इसकी अवेयरनेस दी, हमें पता है कि 17 अप्रैल जो है वो इसका डे है, तो उस डे के हिसाब से अभी हज़ारों की तादाद में बीमारियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनकी अवेयरनेस देना। लेकिन जब डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली ना आपकी
आपके जहन में आता है कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है, एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन लोगों का हमें थैंक्स कहना चाहिए कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब अगर किसी को हो जाता है हीमोफीलिया तो आपने डायग्नोज कर लिया, जैसे कहा कि डायग्नोज करने में अगर आपके टेस्ट कर लिए पॉजिटिव आ गया, इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हीमोफीलिया अगर आपका डायग्नोज हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो, आपकी क्लॉटिंग बंद नहीं हो रही हो, सॉरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता हीमोफीलिया है, आप गिर गए या वैसे भी ब्लीड कर गया अगर आपके ब्रेन के अंदर, अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेन में भी ब्लीड हो सकता है। अगर हीमोफीलिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सर में भारीपन हो, दर्द हो और काफ़ी अरसे तक प्रोलॉन्ग्ड, हम कहते हैं प्रोलॉन्ग हेडेक हो, बहुत देर तक सर में दर्द रहे, कन्फ्यूजन हो, सीजर्स हो मतलब झटके आना शुरू हो जाएं, उल्टी हो, तो ये अगर अलामात आ रही हैं तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है। एक तो चीज़ ये है जिन्हें हीमोफीलिया है वो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आपको कोई ब्लीड नहीं हुआ, कोई नील नहीं पड़ा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके सर पे झटका आ गया या अगर आपको इस तरह की साइन सिम्टम्स आ रही हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स को बुलाएं। और दूसरा ये कि पहले ये हुआ करता था कि मतलब हर 3 दिन के बाद, डिपेंड करता है सिविरिटी के ऊपर, 3 दिन के बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे, उसमें फैक्टर जो है वो 8 और 9 जिसकी डेफिशिएंसी है वो दिया जाता था। लेकिन अब जो है कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं कि इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो तकरीबन पेशेंट को 3 से 4 हफ्ते निकल जाते हैं और महीने में या 15 दिन के बाद जो है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। इसके अलावा इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में अब तक नहीं आई या आ रही होगी तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आपकी स्टेम सेल थेरेपी एंड जीन थेरेपी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी से गूदा निकाल कर या फिर ब्लड आप जिसे कहें फैट कहें वो निकाल कर उसके बाद उसको लैब में रखा जाता है, लैब में प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो हेल्दी सेल होता है स्टेम सेल उसको दोबारा से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हीलिंग। तो इस तरह से पेशेंट के 10 साल कहते हैं कि 8 से 10 साल जो है वो बड़े सुकून के साथ गुजर जाते हैं और एक ये बहुत बड़ी होप है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हीमोफीलिया के। अब ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन अब पाकिस्तान में या जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल टाइम है आने में ये टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है दुनिया में और नो डाउट हमारे मुल्क में भी हो रहा है। थोड़ी सी नॉइज़ चेंज है लेकिन हो रहा है और अगर इस पे तवज्जो दी जाए, नेचुरली जब दुनिया में एक चीज़ आ जाती है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी आई जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कार्डियो में बड़ी मशीनरी है हमारे पास, चंदी ममालिक में है जो हमारे यहाँ जिना में है। अल्लाह का बड़ा करम है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, साइबर नाइफ की जो बात कर रहे हैं उस पर यही डिटेल करेंगे। तो ये देखिए चीज़ें हैं हमारे यहाँ भी, एक तो जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें लाई जाती हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड। बड़ी ढकी चुपी है, देखे ना। अब कुछ चीज़ें इस उम्र में मुझे मेरे इल्म में आ रही हैं, तो शर्म की बात है ना मेरे लिए भी, लेकिन काश कि अगर इस तरह सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें आ रही हैं, क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें भी लानी चाहिए साहिब इक़्तिदार को। उनका सोशल मीडिया भी तो होगा ही ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अभी आपने जिक्र किया जिना में जो जिसमें अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसमें भी गाइड कर दें ताकि एक अवेयरनेस आ ही जाए जो मशीनरी आप कह रहे हैं। साइबर नाइफ जो है ना दुनिया के 2-3 मुल्कों में है और हमारे यहाँ ये भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्योंकि हमारी सिंध गवर्नमेंट और जिना में है ये, और ब्रेन ट्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और उसको ज़ाहिर है ये भी एक कैंसर की नोयत होती है और इसको रिपोर्ट्स के थ्रू जो है उसको रोबोटिक मशीन है ना, रोबोटिक है और इसको निकाला जाता है और फिर हील किया जाता है। देखिए असल चीज़ ये है कि सेल्फ मेडिकेशंस की बात आप हमेशा करते हैं, आप लोग सुनते हैं सेल्फ मेडिकेशन कितनी ख़तरनाक हो सकती है, ख़ासकर हीमोफीलिया के लिए। आप देखिए बात यह है हमारे घरों में मेडिसिन पड़ी होती हैं, हम लोग अक्सर बग़ैर देखे उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो हम एक्सपायरी भी नहीं देखते क्योंकि आपके पास कटी हुई टैबलेट आप लेते बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी नहीं लिखी होती। याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिए जब आप किसी मेडिकल स्टोर वाले से लें कोई टैबलेट, अक्सर हम लोग लूज़ उसमें लेते हैं तो 2-3 ले ली, फिर वो एक इस्तेमाल की पड़ी रही, फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं उसकी एक्सपायरी क्या है और हम खा लेते हैं। तो खुदा न खास्ता ये कुछ और भी मसला हो सकता है। एक तो ये हमारे घरों में एस्प्रिन पड़ी होती है, सर दर्द है एस्प्रिन ले ली,
जोड़ों में दर्द एस्प्रिन ले ली, बुखार एस्प्रिन ले ली। ये हमारे यहाँ जो इंटीरियर है इन जगहों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है एस्प्रिन, याद रखिएगा। एस्प्रिन ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करता है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा पेशेंट जो आपके घर में है, जो हीमोफिलिक प्रॉब्लम में है, डिजीज़ में है, हेमोफिलिक पेशेंट है, तो उसके लिए तो नहायत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कि वो ब्लड थिन कर देगा। ब्लड तो पहले ही आपका प्रॉब्लम कर रहा है, वो पहले ही उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो है असरअंदाज है 8 और 9, जिसकी वजह से आपका मतलब खून जमता नहीं है। अगर थिनर यूज़ करेंगे तो और ख़तरनाक हो सकता है। तो वो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इनमें भी हो सकते हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए कि जैसे कि डॉक्टर शबाना ने कहा 10,000 में से कोई एक पेशेंट, लेकिन जिसके हाँ ये पेशेंट होता है, उनके लोगों के दिन में सुकून होता है, ना रात को चैन होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन अब इलाज है, फैक्टर्स जिस चीज़ की कमी है 8 या 9 की, वो लगा दिया जाता है। इसके अलावा वो लोग प्लाज्मा का इंतज़ाम करके रखते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, अगर किसी जॉइंट में तकलीफ़ होगी तो इसका मतलब वो अंदर ब्लीड हो रहा है। तो हेमोफिलिया पेशेंट की बात हो रही है। अगर उनके नी में पेन हो रहा है, अगर ख़ासकर ग्राइन की साइड पे, हिप की इस जगह में भी ऐसे पेशेंट को पेन बहुत होता है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। और उसके लिए भी डॉक्टर जो है फिजियोथेरेपी की तरफ भेजते हैं। तो फैक्टर लग गया, प्लाज्मा लग गया, फिर उसके बाद पेन को सबसाइड करने के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। फिजियोथेरेपी में उनकी मशीन्स रखती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ जाता है। माशाअल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर। यहीं एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्लीज़। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हेमोफीलिया के बारे में, और जो अच्छी बात मुझे लगी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ अल्लाह की पाक ज़ात के लिए। ला इलाज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान को इतना इल्म दिया है कि अब जो डॉक्टर साहबा ने बात की, आपने बहुत बड़ी बात कि अगर ये वो इंजेक्शन वगैरह या वो प्रोसेस हो जाए तो 10 साल तक मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उनके तो कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। तो प्लीज़ देखें, है इलाज है, शर्त ये कि हम थोड़ा सा ख्याल रखें। करना तो हम ही है ना, मतलब देखें ना, अब आप जानकारी लिया करें और शेयर किया करें, बताया करें लोगों को, ताकि लोगों को इल्म हो। बहुत से लोग हैं जो प्रोग्राम नहीं देख पाते किसी भी वजह से कम कम ये बातें आप उनको डालेंगे, उनको इनके इल्म में लाएंगे, तो आपको भी अजर मिलेगा इसका। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी मसला हो सकता है, तो इंसान इमीडिएटली इन चीज़ों को अगर रेफ़र कर ले या बता दे तो क्या बात है। यानी आओ, अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, चूँकि जो पिछले दिनों इस्लामाबाद और गिरदुनवा में जो हुआ है उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर ये ऑल ऑफ सडन ये क्या हो गया, कि मतलब ये कि इतने, मतलब हमने भी देखी है स्नोफॉल, मैं रशिया में था एक वक्त में, जर्मन में था, लेकिन ये जो अब हो रहा है ये स्नोफॉल तो नहीं, ये तो लगता है कुछ और ही फॉल हो रहा था। लोगों की गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। हाँ, इतने मतलब बड़े बड़े ओले पड़े हैं, ज़ालाबारी जिसे कहते हैं। ये किसी पार्टी ने तो नहीं तोड़े ना, मुझे तो शक है। देखें आप, जो अबाबील के मुंह में कंकड़ डाल के और हाथियों को भूस निकाल सकता है वो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। और इस वक्त उम्मीद से हैं हम कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनियों की मदद भी करे, आमीन आमीन आमीन, उनकी तकलीफ से बचाए। वही अबाबील के ज़रिए ही सही हमारे मुसलमानों को इत्तेहाद एक्चुअली शायद हमारा इम्तिहान है। हमें अल्लाह ताला आज़मा रहा है, हमें देख रहा है, क्योंकि तकलीफ़ में जो लोग तो मर गए, जो लोगों के साथ तकलीफ़ है, जो शहीद हो रहे हैं, वो तो सीधे जन्नत में गए। लेकिन इम्तिहान किसके लिए है? जो बाकी हैं, जो ज़िंदा हैं, जो मुस्लिम कंट्री देख रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ़ की बात है। भुगतना उन्होंने है, क्योंकि आपने अगर देखा, आपने उफ तक नहीं की, आपने दिल में मलाल तक ना आया, आपको बुरा भी ना लगा, तो आप तो पकड़ में आएंगे।
अल्लाह ताला ने ऐसी भी बस्तियां गरक कर दी जिसमें एक बहुत ज़्यादा नमाजी परहेज़गार अल्लाह को याद करने वाला भी इंसान था। जब बस्ती को गरक करने के लिए बोला गया तो फरिश्ते ने अल्लाह ताला से कहा कि यहाँ तो आपका नाम लेने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाम ये मेरा लेता है। जब कोई तकलीफ़ में है, जो कोई प्रॉब्लम में है, अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ तो इसने आवाज़ नहीं उठाई, इसको सबसे पहले गरक कर दो। तो अगर आप इस तकलीफ़ के पीछे आवाज़ नहीं उठाते तो कम अज़ कम ऐसा तो कर सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स तो बंद कर सकते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स अगर कहीं तशहीर होती है तो आप तो उसका हिस्सा ना बने, तो आप उन प्रोडक्ट्स को लेने से इनकार कर दीजिए, आपके घरों में नहीं आनी चाहिए, ताकि वो जो पैसा कमाते हैं वही फ़लस्तीन को बर्बाद करने के लिए और उन पे बम बरसाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इतना हिस्सा तो डाल सकते हैं ना। वाह 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 सर, ये आज तक हमने इस टॉपिक पे इतनी बात नहीं की और बड़े दुख की बात है। आई एम सॉरी, वी आर सॉरी ऑफ कोर्स। आई मीन ये बहुत बड़ा इशू है जो चल रहा है और वाकई बड़ी अच्छी बात की कि एटलीस्ट हम बाइकआउट तो कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, अगर जिसकी बसात है, जिसमें है इतनी कुव्वत कि वो अपना फंड्स भेजे, वो भी एक बात है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो दुआ करें। दुआ के साथ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वी ऑल नोज, आई मीन सबको पता है कि 2-3 बड़े बड़े फ्रेंचाइज, बल्कि तो कई फ्रेंचाइज ऐसे हैं उनके जो उनको बाकायदा फंडिंग करते हैं, और ऐसा होना चाहिए। मुझे याद है अलबैक सऊदी अरबिया में, वहाँ उनके अपने हर उस पे पैकेट पे कोई ना कोई इनकी फंडिंग है जो फ़लस्तीन को जाती है। लेकिन ये क्या कि आप अपना कारोबार अपने मुल्क में बंद करके एहतजाज कर रहे हैं, कमाल की बात है। कुछ आज तक समझ में नहीं आया, कभी नहीं देखा कि हम अपना कारोबार बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आप रैलीज निकालें, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन वो भी ऐसा दिन हो, ऐसा तरीक़ेकार हो कि तकलीफ ना हो लोगों को। भाई एहतजाज का तरीका होता है दुनिया में, आप आसान तरीका जो सब कहते हैं, सब जानते हैं, सब कर सकते हैं, बाइकआउट कर लें आप, इतना तो कर सकते हैं। फिर दुआ करें आप, अल्लाह ताला बड़ा एहसान करने वाला है। अगर हम प्रैक्टिकली उनके साथ नहीं जुड़ सकते, फाइनेंशियली नहीं जुड़ सकते, लेकिन तरीक़ेकार तो है ना। सर बहुत अच्छा टॉपिक, जज़ाकल्लाह सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमारे नामवर प्लेयर्स उन प्रोडक्ट्स की तशहीर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं जो डायरेक्टली इजराइल या उनको ज़ाहिर है कि फंडिंग जाती है। मुझे असल में हम लोग टॉपिक से थोड़ा दूर हो गए। नहीं देखिए, ये यहाँ देखिए उनको भी ख्याल करना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए तशहीर क्यों करवा रहे हैं, वो क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? बस देखिए ख्याल करना है हमें जी। टाइम ऐसा में जा रहा है, मैं चाहूँगी कि हीमोफीलिया के हिसाब से मैं तमाम अपने ऑडियंस को और तमाम हमारे जो लोग देख भी रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें एहतियातें क्या क्या करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इसमें जो ब्लीड कर जाता है वो दांतों से। आपने अपने जो है डेंटल हाइजीन का, जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं, डेंटल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। अपने दांतों में ब्लीडिंग ना हो, दांतों में इन्फेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। इसकी ब्लीडिंग गले में हो सकती है, तो गला जो है वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि अपने गले को खट्टी और मीठी इस तरह की चीज़ें ना खाएं जिसकी वजह से गला ख़राब हो। ब्लीडिंग के लिए आपने हर वो चीज़ अवॉइड करनी है जो कि आपके जिस्म को तकलीफ़ दे सकती है खून निकलने की सूरत में। इसके ट्रीटमेंट में जैसे आपने कहा कि सबसे पहले स्टेम है जीन थेरेपी जो है वो होनी चाहिए। वो आजकल अब पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला वो टेक्निक आ जाएगी। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट में जैसे कहा कि पेन किलर डॉक्टर देता है, फिज़िकल थेरेपी दी जाती है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, उसमें एक्सरसाइज जो है उसमें नहीं कराई जाती कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आए। जिसमें सिंपल जो है आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जो कि ईजीली जो है वो आपकी बॉडी के किसी भी जॉइंट को डैमेज नहीं करती। ये चीज़ करना है, हेल्दी आपने लाइफ स्टाइल अपना अपनाना होता है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे जो लोग इसके पेशेंट हैं उन्हें पता होगा कि एक ख़ास किस्म का हार्मोन दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, सिंथेटिक, जो कि बॉडी में नहीं होता, जो हमारे फैक्टर 8 को जो है वो इन्हांस करता है और ब्लीडिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। ये कुछ ऐसी एहतियातें हैं जिनको, और हाँ, क्लॉटिंग को जो है वो बेहतर करता है। इसके अलावा ये है कि आपने मेडिकेशन में सेल्फ मेडिकेशन, ब्लड थिनर स्पेशली, क्योंकि ये इसमें एक्वायर्ड जो होता है उसमें आपको बाद में पता चलता है वो किसी बीमारी से हो सकता है, किसी ड्रग के
इंटरेक्शन से हो सकता है, एक ड्रग का रिएक्शन जो है उसकी वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर बाद में डायग्नोज हुई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपने अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है, ब्लड थिनर नहीं लेने। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने पहुंचानी थी। नहीं माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल। एक्चुअली वो बात थोड़ी सी निकल गई थी, लेकिन चूँकि बात होती है ना, तो अब हम भी क्या करें, हमें हमारा भी ये चाहता है कि हम कुछ और भी कहें। और ये नो डाउट आज का जो टॉपिक जो है ना हेमोफीलिया, ये बहुत ही सेंसिटिव है। और बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, सेल्फ मेडिकेशन आप भी कहते हैं, डॉक्टर्स हमारे हमेशा कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और दूसरी बात देखिए, ये एक जानकारी देते हैं डॉक्टर्स, इसका इट डजंट मीन कि आप इनकी बातों पे अमल करके मेडिकेशन करना शुरू कर दें, अब लेना शुरू कर दें मेडिसिन। दिस इज नॉट फेयर। आप अपने डॉक्टर से बात करें, थोड़ी सी जानकारी होगी, डॉक्टर समझेगा कि यू नो समथिंग अबाउट दिस डिजीज, तो क्या है कि डॉक्टर भी अलर्ट हो जाएगा। एम आई राइट सर? मकसद प्रोग्राम्स का ये होता है कि आपको जानकारी मिले, और उस जानकारी से जब आप डॉक्टर से बात करें अपने ध्यान में रखते हुए, तो जो बात करें अगर आपको लगे थोड़ा सा भी कुछ है कुछ डिफरेंस, तो उसको क्लियरिफाई कर लिया करें डॉक्टर से कि मतलब ऐसा सुना गया है कि ये सही है या गलत है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके पेशेंट को इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी आ जाएगी। मकसद यही है प्रोग्राम्स का, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल रहा हो, हम इससे कोई कंसर्न नहीं। हम कहते हैं कि आपको तकलीफ ना हो, पेशेंट को तकलीफ ना हो, यानी आम आदमी को तकलीफ ना हो। वैसे तो ये रॉयल डिजीज़ है, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किसको कहाँ कितनी है डिजीज़, लेकिन एनी आओ हम बात करते हैं आम आदमी की, हम अपनी बात करते हैं क्योंकि हम आम आदमी हैं, ठीक है ना डॉक्टर साहब? बहरहाल जज़ाकल्लाह खैर सर। कोई और अगर ब्रीफ में कोई बात अगर मैसेज देना चाह रहे हैं हेमोफीलिया के बारे में तो ज़रूर दें सर आप प्लीज़। बात यह है कि जब मैंने जैसे जिक्र किया कि जिन घर में ये बच्चा होता है तो उनको शुरू से ही मालूम हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जब कटती है, माँ से अलग होता है बच्चा, तो उसी वक्त पता चल जाता है कि ब्लड नहीं रुक रहा। तो आपने ज़ाहिर है माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फ्लाई इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यकीनन हम किसी प्रोग्राम में उनको हम बिठाएंगे साथ में, इंशाल्लाह, और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और फिर वो मालूमात दें। और अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा पेशेंट है, किसी का ना भी है, अगर इर्द गिर्द कोई पेशेंट है, उसको आप ये जानकारी जिसे आप कहते हैं तो अवेयरनेस दे सके। और ज़ाहिर है कि तकलीफ़ तो बहुत होती है, लेकिन ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों को तक ये बात पहुँचाएँ, हमारा प्रोग्राम पहुँचाएँ, ताकि क्योंकि अच्छी बात लोगों तक पहुँचाना ये भी सदका जारी है। सर क्या बात, सदका जारी है फॉरएवर। एनीहाउ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। देखें, घर बैठे जानकारी मिलती है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, कसम से बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, इसके अलावा ये भी एक हम लोगों से कहना चाहेंगे कि जैसे लोग डोनेशन देते हैं, जो लोग इसके हीमोफीलिया के पेशेंट हैं जो अफोर्डिंग है, उनको चाहिए कि, या आम आदमी को भी चाहिए, जैसे हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं या इधर उधर पिकनिक्स पे हो रहा है, तो कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे मरीजों के लिए डोनेशन में डालें ताकि हमारे यहाँ के रिसर्च सेंटर्स बने और डॉक्टर्स भी इसके ऊपर काम करें। माशाल्लाह, वेरी सिंपल, सब ने मिल के करना है। इंशाल्लाह बेहतरी आ रही है, बेहतरी आएगी और बेहतरी आगे रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बस हमें जुड़ जाना है एक दूसरे के साथ। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे और अपना फजल व करम हमारे इस प्यारे मुल्क पर, हम सब पर जारी और सारी रखे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अल्लाह ने के बाद।